वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम संस्कृत का एक पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ संस्कृत वर्ण परिचय, जो कि एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके 5 मार्क्स होते हैं। तो मतलब एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसके तो एमसीक्यूज ही आते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ठीक है, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे संस्कृत समझने में बहुत ही ईजी होगा और आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं मोस्टली। महेश्वर सूत्र आता है, उसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान, उसके बाद इसमें प्रयत्न आता है। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें अगर आप बुक में देखोगे तो सबसे पहले इस वाले चैप्टर में स्वर और व्यंजन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी चैनल पे, जिसमें मैंने कंप्लीट हिंदी जो थी वो बीएमएस के लिए कितनी रिक्वायर्ड है और संस्कृत बेसिक्स कितना रिक्वायर्ड है बीएमएस के लिए, वो एक ही लेक्चर में 40 मिनट्स का था, वो उसमें सारा बता दिया था। ठीक है, और वहाँ पे मैंने हिंदी भी सिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने उस लेक्चर में स्वर भी बताए थे, व्यंजन भी बताए थे। ठीक है, स्वर कौन कौन से होते हैं, आ ई, ये सारे स्वर होते हैं, और व्यंजन के हमारे पास वर्ग होते हैं, क वर्ग होता है, च वर्ग होता है। ठीक है, तो इन्हीं स्वर और व्यंजन को मिलाकर महेश्वर सूत्र बने हैं। ठीक है, तो महेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं, इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी प्रैक्टिस भी करना। सबसे पहले ये याद रखना कितने सूत्र होते हैं, 14 सूत्र होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहला सूत्र जो होता है उसमें आता है आ ई ऊण, आ ई ऊणा, री लरिक ऐ ओं ऐ ओच, हय वरट ल न, यम गणनम, झ भै गणदश जब गणदश, खफ छट थ चट तव, क फै शशसर हल। तो ठीक है, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, महेश्वर सूत्र होते हैं। यानी मतलब संस्कृत जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, इन्हीं पे बेस्ड होती है, इसलिए ये सबसे पहले चैप्टर में दे रखे, बहुत ही बेसिक है। तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आ ई ऊण री लरी ऐ ओम, आप देख सकते हो टोटल कितने सूत्र है, टोटल 14 है इसमें। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं महेश्वर सूत्र में कितने सूत्र है, 14 सूत्र है। ये हो गया एक सूत्र, अ से लेकर ना तक, लरी से लेकर का तक। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, सूत्र हो गए हमारे पास। तो टोटल कितने सूत्र है इसमें, 14 सूत्र है। ठीक है, तो आपको याद करनी है महेश्वर सूत्र और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अब बात आती है प्रत्याहार की। प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार के कौन से प्रत्याहार में कौन सी चीज़ें आती हैं, स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज मतलब इन्हीं पे बेस्ड होते हैं प्रत्याहार पे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए अर्ण प्रत्याहार में कौन कौन से मतलब वर्ण आते हैं, तो आप बोलेंगे आ ई उ। न आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि न पे जो हलंत लगा है लास्ट पे, यानी जो भी हलंत वाले वर्ण होते हैं वो प्रत्याहार में इंक्लूड नहीं होते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछे अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बोलेंगे आ ई उ, री लरी। और ये जो हलंत वाले हैं, यानी जिन पे मैं जितने भी महेश्वर सूत्र में हलंत वाले हैं वो प्रत्याहार में नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। यानी लास्ट वर्ण आप देखोगे हर एक महेश्वर सूत्र का, उसमें हलंत होता है, मतलब ये सारे प्रत्याहार में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इस अगर आपसे पूछा जाए अक प्रत्याहार में बताओ कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बोलेंगे आ ई ऊ, री लरी, बस इतने वर्ण आते हैं। कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5। बहुत बार इसी इसी के बेसिस पे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, आपसे पूछेंगे अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बोलेंगे आ ई उ, री लरी ए ओ ए औ। ठीक है, तो ये सारे वर्ण किस में आते हैं, अच प्रत्याहार में। अब बात आती है स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं और व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं। मोस्टली टाइम यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे अ से लेकर च तक यानी अच प्रत्याहार हो गया, अच प्रत्याहार। ऐसे ही अ से लेकर का तक ये हो गया अक प्रत्याहार। ठीक है, अ से लेकर ना तक ये हो गया अण प्रत्याहार। तो अगर हम अच प्रत्याहार को देखिए, अ से लेकर च तक, तो इसमें जितने वर्ण भी आते हैं, देखिए आ ई उ, री लरी ए ओ ए ओ। ठीक है, तो ये सारे स्वर वर्ण हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्वर वर्ण है वो किस प्रत्याहार में आते हैं, वो आते हैं अच प्रत्याहार में। तो अच प्रत्याहार में हमारे पास स्वर वर्ण आते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो व्यंजन होते हैं वो किस प्रत्याहार में आते हैं, वो आते हैं हमारे पास हल प्रत्याहार में। लेकिन हल कौन सा, ह तो सिंपल है और ल हलंत वाला ल। ठीक है, इस वाले प्रत्याहार में हमारे पास क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं देखिए, यहाँ से व्यंजन स्टार्ट है, ह य व र। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा प्रत्याहार में क्योंकि हलंत वाला है। ये भी इंक्लूड नहीं होगा, इसमें सिर्फ ला आएगा। य म घन नम, ये म इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ज भाई इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। मतलब जितने भी हलंत वाले हैं, लास्ट वर्ण है महेश्वर सूत्र में, ठीक है, वो वाले इंक्लूड नहीं होते प्रत्याहार में। तो ह से लेकर ल तक बाकी जो भी बचते हैं वो क्या आते हैं, व्यंजन में आते हैं। तो व्यंजन हमारे किस प्रत्याहार में आ गए, हल प्रत्याहार में आ गए। हल प्रत्याहार, ह से लेकर ला तक जितने भी वर्ण आए वो किस में आए,
आए, हल प्रत्याहार में आए, और इन्हीं को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो स्वर हमारे पास अच प्रत्याहार में आ गए, व्यंजन हमारे पास किस प्रत्याहार में आ गए, हल प्रत्याहार में आ गए। तो ये हो गया स्वर, ये हो गए व्यंजन। ठीक है, आपसे पूछे कोई कि बताओ व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं, या एमसीक्यू आया था, हमें भी आया था और इससे पहले भी आया था, वाइवा में भी बहुत बार पूछते हैं कि बताओ व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं, स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, तो स्वर आते हैं हमारे पास अच प्रत्याहार में। ठीक है, कभी कभार पूछते हैं बताओ अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो उसमें आएगा आ ई उ, न उसमें नहीं आएगा क्योंकि न हलंत वाला है और हलंत वालों को हम प्रत्याहार में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अण प्रत्याहार में आ ई उ आएगा, न नहीं आएगा। ऐसे ही अच प्रत्याहार में च न, ये क ण, ये सारे नहीं आएंगे, इसमें आएगा आ ई उ, री लरी ए ओ ये आएगा, ये सारे आएंगे। बाकी जो हलंत वाले हैं वो इसमें नहीं आएंगे। ऐसे व्यंजन किस प्रत्याहार में आएगा, हल प्रत्याहार में आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे महेश्वर सूत्र क्या है। 14 सूत्र होते हैं। ठीक है, उसमें हमने स्वर पढ़े किस प्रत्याहार में आते हैं, अच प्रत्याहार में, उसके बाद व्यंजन पढ़े किस प्रत्याहार में आते हैं, हल प्रत्याहार में आते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं आपको स्वर और व्यंजन फिर से एक बार रीड करके। ठीक है, जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, पहले ही मैंने ये वाला लेक्चर अपलोड किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से आ ई उ ओ ए आह। ठीक है, ये होता है हमारे पास स्वर होते हैं। ठीक है, और इसमें री लरी भी आता है, ये भी स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यंजन हमारे पास क ख ग घ ङ च छ द ध न ट ठ ड ढ न और त थ द ध न और प फ ब ब म और श श स ह और य र ल व। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास, सारे व्यंजन होते हैं। तो जो स्वर होते हैं हमारे पास, यानी ये जो स्वर होते हैं ये किस में आते हैं, अच प्रत्याहार में आते हैं, और जो व्यंजन होते हैं किस में आते हैं, हल प्रत्याहार में। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, यही होता है महेश्वर सूत्र, और ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लेना। और मैंने यहाँ पे प्रत्याहार भी बताए। अब बात आती है टोटल प्रत्याहार कितने होते हैं। ऐसे ही अगर हम बनाते गए अण प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, इच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, ठीक है, तो टोटल हमारे पास 41 प्रत्याहार बनते हैं। सूत्र कितने हैं, 14, बस इसी को रिवर्स करना, प्रत्याहार कितने होते हैं, 41। तो टोटल 14 सूत्र है महेश्वर सूत्र में, और प्रत्याहार कितने हैं, 41 प्रत्याहार है। ये भी एमसीक्यू में आता है, टोटल बताओ प्रत्याहार कितने होते हैं, तो 41, और सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। और ये हमारे पास महेश्वर सूत्र। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा महेश्वर सूत्र यानी पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम वर्णों का उच्चारण स्थान अच्छे से पढ़ेंगे और प्रयत्न अच्छे से पढ़ेंगे, उसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक होता है स्वर व्यंजन के बाद, ठीक है, ये स्वर व्यंजन के बारे में था, मतलब इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी, और किसके बारे में, महेश्वर सूत्र के बारे में था। ठीक है, अब जो दूसरा टॉपिक आता है दैट इज द उच्चारण स्थान। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड टॉपिक जो आता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होते हैं कि जो हमने अभी वर्ण पढ़े, स्वर और व्यंजन पढ़े, ये उच्चरित कहाँ से होते हैं, ये ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ से ये आते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक है, ये होता है उच्चारण स्थान। स्थान होती है लोकेशन। ठीक है, स्थान का मतलब होता है लोकेशन, की जो वर्ण है वो कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक है, अब हम इनकी मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स, उच्चारण स्थान के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप आता है दैट इज द कंठ, मतलब कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। कंठ कहते हैं हम थ्रॉट को, मतलब थ्रॉट से जो वर्ण बोले जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक सूत्र के थ्रू याद करेंगे, ये सूत्र बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, आकुहु विसर्जनीय नाम, ऐसे दे रखा है, ऐसा दे रखा होगा क्वेश्चन, आकुहु विसर्जनीय नाम, आगे डैश लगा होगा, तो आगे आता है कंठ। मतलब ये जो भी वर्ण है ये किससे बोले जाएंगे, ये कंठ से बोले जाएंगे। आकुहु विसर्जनीय नाम कंठ, आकुहु विसर्जनीय नाम कंठ। तो कौन कौन से वर्ण कंठ से बोले जाएंगे, आ कुहू, आ है ना, तो आ से आ और आ। कहू से मतलब, क से मतलब कवर्ग। कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसलिए आपको बेसिक से पढ़ना जरूरी है। कवर्ग में आते हैं क ख ग ग अंगा, मतलब ये सारे वर्ण जो हैं, और आ ये सारे वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो आ प्लस कवर्ग, कवर्ग में आ गया क ख ग ग अंग, कवर्ग क ख ग ग अंग, और प्लस ये है ना आकहू, तो प्लस ह, और जो भी विसर्जनीय नाम और जो भी विसर्ग वाले वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान कौन है, कंठ है। इस सूत्र को याद कर लेना, आपको ये सारा याद हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से उच्चरित होते हैं। ठीक है, तो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं, आकहु विसर्जनीय नाम कंठ। तो आ और कवर्ग, कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे पास,
क ख ग घ अंग, तो ठीक है ये सारे वर्ण भी कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। ठीक है, विसर्जनीय और ह और विसर्ज, विसर्ग मतलब विसर्ग वाले वर्ण जिनमें विसर्ग लगा हो वो भी कंठ से बोले जाते हैं, और ह व्यंजन है वो भी कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। तो ये सारे वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। आपको ऐसे दे रखा होगा एमसीक्यू में, बताओ क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क का कंठ है। ऐसे ही ग का उच्चारण स्थान बताओ, क्योंकि इसमें कवर्ग में भी कंठ से बोले जाते हैं, तो ग का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। ऐसे ही आ का पूछ सकता है, ह का पूछ सकता है, विसर्ग वर्ण का पूछ सकता है, बचाओ उच्चारण स्थान क्या होता है, तो वो क्या होता है, कंठ। सूत्र क्या है, आकुहु विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, बस ये सूत्र याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे मतलब जो उच्चारण स्थान है उनको डिस्कस कर लेते हैं। आगे चलते अगर आप दूसरा टाइप देख पा रहे हो, जैसे हमने सबसे पहले कंठ उच्चारण स्थान पढ़ा, तो कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, इसके लिए सूत्र है आ कुहु विसर्जनीय नाम कंठ। मतलब आ कहु से मतलब कवर्ग, और ह विसर्जनीय मतलब विसर्ग वाले वर्ण, तो हो गया आ कहु विसर्जनीय नाम कंठ। उसके बाद जो सेकंड है उच्चारण स्थान, दैट इज द तालु। ठीक है, तालु से यानी पैलेट से जो भी वर्ण उच्चारित होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से। तो इसके लिए भी सूत्र है ए चू यशा नाम तालु। जैसे वहां पे था आ में आता था आ, ऐसे यहाँ पे ई है, तो ई में आएगा ई। च है ई चू यशा नाम, ई चू यशा नाम, च से आएगा चवर्ग। मतलब जितने भी वर्ण चवर्ग में आते हैं वो भी यहाँ से बोले जाते हैं, कहाँ से, तालु से बोले जाते हैं। तो चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, च छ झ झ यहाँ। ठीक है, ये सारे वर्ण किस में आते हैं, चवर्ग में आते हैं। च छ झ झ यहाँ, ये सारे वर्ण किस में आते हैं, चवर्ग में आते हैं। ठीक है, तो ई चू यशा और य और श ये भी कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। इसलिए सूत्र बना है ई चू यशा नाम तालु। मतलब ई चवर्ग या और श ये सारे वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप सूत्र याद कर लेना, आपको बाकी जो है वो सारा याद हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सूत्र को हाईलाइट किया है, तो आप सूत्र को अच्छे से याद कर लेना, आपको बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही वो याद हो जाएगा। तो ई से याद रख लेना, ई आएगा। च से याद रख लेना, चवर्ग आएगा। च छ झ झ यहाँ आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद या और श है, यशा नाम तालु। ठीक है, ये सारे वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है कॉपी में। ठीक है, तो तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण। ठीक है, तो तालु वर्ण कौन कौन से होते हैं, ईचू यशा नाम तालु। मतलब इसमें आएगा ई आएगा, और चवर्ग आएगा, और य और श, ये सारे वर्ण कहाँ से उच्चारित होंगे, तालु से उच्चारित होंगे। ठीक है, तो चवर्ग में कौन कौन आएगा, च छ झ झ यहाँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, ये सारे वर्ण किस में आएंगे, चवर्ग में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया तालु। ठीक है, जैसे होता आकुहु विसर्जनीय नाम कंठ, ये होता है ईचु यशा नाम तालु। उसके बाद आता है थर्ड मूर्ध। मूर्ध कहते हैं हेड को। ठीक है, तो यहाँ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके लिए भी एक सूत्र है, दैट इज द रिट्टू रशा नाम मूर्ध। रिट्टू रशा नाम मूर्ध। रिट्टू, यह है री प्लस टू रशा नाम, तो री आएगा, एक तो री होगा मूर्ध से उच्चारित। उसके बाद ट है, ट का मतलब आएगा टवर्ग। टवर्ग भी कहाँ से बोला जाएगा, मूर्ध से। टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ट ठ ड ड न, ट ठ ड ड न। यहाँ पे आप देख सकते हैं टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, टवर्ग में आएंगे ट ठ ड ड न, ये सारे किस में आते हैं, टवर्ग में आते हैं। उसके बाद र और श भी इसी से मतलब मूर्ध से उच्चारित होंगे, तो री टू टवर्ग से आएगा ये रशा, र और श ना मूर्ध। ठीक है, ये सारे कहाँ से बोले जाएंगे, मूर्ध से। तो ऋतु रशाना मूर्ध, एक तो री आएगा, टवर्ग आएगा, र और श आएगा, कहाँ से बोले जाएंगे, मूर्ध से बोले जाएंगे। इनका उच्चारण स्थान मूर्ध है। आगे चलते हैं दंत से। तो दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, इसके लिए भी सूत्र है। इसका आएगा लरितु लसा नाम दंता। ठीक है, जैसा इसका नाम था रिट्टू, ये था रिट्टू रशा नाम दंता, ये आता है लरितु लसा नाम दंता। मतलब लरी भी दंत से बोला जाएगा। त से आएगा तवर्ग, लरी से आएगा लरी, त से आएगा तवर्ग, और ल और स ये सारे कहाँ से बोले जाएंगे, दंत से। सूत्र क्या है, लरितु लसा नाम दंता। लरी और तवर्ग और ल और स ये कहाँ से बोले जाएंगे, दंत से बोले जाएंगे, यानी इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, दंत है। ठीक है, तो फिर से देखिए यहाँ पे तालु, ईचु यशा नाम तालु, ई चवर्ग या और श। उसके बाद मूर्ध से बोले वाले, मूर्ध से मतलब जो उच्चारित होते हैं वर्ण, वो कौन कौन से होते हैं। इसका आएगा ऋतु रशा नाम मूर्ध, ये ट है, ट ये है त, ये है ऋतु रशा नाम मूर्ध। तो इसमें आएगा री, टवर्ग आएगा, र आएगा और श आएगा। टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आपको पता है। उसके बाद दंत से बोलने वाले जाने वाले वर्ण कौन कौन से है, इसके लिए सूत्र है लरितु लसा नाम दंत।
लरितु लसानाम दंतः, तो लरी आएगा, तवर्ग आएगा, ल आएगा और स आएगा। और तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यहाँ पे देखिए तवर्ग में आएंगे तथ दध न, तथ दध न, मतलब इन सबों का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। ठीक है, दंत से बोले जाएंगे। ठीक है, तो दंत वाले भी कंप्लीट हो गए, मूर्त वाले भी, तालु वाले भी। अब एक दो और बचते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, ओष्ठ वाले वर्ण को डिस्कस कर लेते हैं। ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। ठीक है, ओष्ठ का मतलब होता है लिप्स। ठीक है, तो ओष्ठ का सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे, ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो ओष्ठ का सूत्र होता है ओ उपधाम्नियानो ओष्ठ। ठीक है, ओ उपधाम्नियानो ओष्ठ, यहाँ पे मैंने लिखा है ओष्ठ से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, ओ उपधाम्नियानो ओष्ठ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, तो ऊ से स्टार्ट हो गया तो उ और ऊ आएगा, यानी ऊ और ऊ आएगा, प्लस प है आगे तो पवर्ग आएगा। उ उपधाम्नियानो ओष्ठो, मतलब जो उ होगा और पवर्ग होगा। पवर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, प प ब ब म। ठीक है, यहाँ पे देखिए प में कौन कौन से ये आते हैं, वर्ण आते हैं, प फ ब ब म। यहाँ पे देखिए ये है पवर्ग, प फ ब ब म, यानी इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा, यानी ये लिप से बोले जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्ण और उ, ठीक है, कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, यानी लिप से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया ओष्ठ कंप्लीट। इसका सूत्र क्या है, उपधाम्नियानो ओष्ठो। उसके बाद आगे चलते हैं नासिका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नासिका। नासिका मतलब जो नेजल होते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं। ठीक है, नेजल वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र क्या है, यम गणनम नासिका, मतलब जो भी नेजल वर्ड्स होते हैं, जैसे या हो गया, म हो गया, न हो गया, ये सारे नाक से आते हैं, नेजल से इनकी साउंड निकलती है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा। सूत्र क्या है, यम गणनम नासिका, यम गणनम नासिका, मतलब य म ग न। ठीक है, ये जितने भी वर्ण हैं कहाँ से उच्चारित होते हैं, नाक से उच्चारित होते हैं, और इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका होता है। ठीक है, तो ये हो गया नासिका भी, ये हो गया ओष्ठ भी। ओष्ठ क्या है, ओ उपधाम्नियानो ओष्ठ, उपधाम्नियानो ओष्ठ, इसमें उ आएगा और पवर्ग आएगा। ठीक है, तो नासिका भी कंप्लीट हो गया, ओष्ठ भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दो को मिला के जो वर्ण उच्चारित होते हैं, मतलब दो स्थानों को मिलाकर जो वर्ण उच्चारित होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा दैट विल बी द कंठ तालु। ठीक है, सबसे पहले जो आएगा दैट विल बी द कंठ तालु, मतलब कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, कंठ और तालु को मिलाकर उच्चारित होने वाले वर्ण वो कौन से होते हैं। तो इसके लिए सूत्र है ए दे तो कंठ तालु। ठीक है, कभी कभार सूत्र पूछ लेता है, कभी कभार दे रखेगा वहां से ए दो तो आगे डैश लगा होगा, तो उसमें फिल करना होगा कंठ तालु, यानी वो आपको ऑप्शन से मैच करना होगा। ठीक है, तो इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लेना। ए दे तो कंठ तालु, मतलब ए और ए जो होते हैं, ये दोनों वर्ण होते हैं कंठ तालु से उच्चारित होते हैं। सूत्र क्या है, ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, तो इसमें ए और ए किससे किससे उच्चारित होंगे, कंठ तालु से उच्चारित होंगे। उसके बाद आता है कंठ ओष्ठ, मतलब कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं। इसके लिए सूत्र है ओ दो तो कंठ ओष्ठ, ओ दो तो कंठ ओष्ठ, तो इसमें ओ है ना पहले, तो इसमें आएगा ओ और औ आएगा, ओ और औ आएगा, इट इंक्लूड्स ओ एंड औ, मतलब ये दोनों वर्ण कहाँ से उच्चारित होंगे, कंठ और ओष्ठ से मिला के उच्चारित होंगे। ये कंठ तालु वाले वर्ण ए और ए, कंठ ओष्ठ वाले वर्ण ओ और औ। अब आता है लास्ट, दैट इज द दंत ओष्ठ। ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो लास्ट है दैट इज द दंत ओष्ठ, मतलब जो दंत और ओष्ठ से उच्चारित होगा वर्ण वो कौन सा होगा। इसके लिए सूत्र है वकारस्य दंत ओष्ठो, वकारस्य दंत ओष्ठम, तो इसमें सिर्फ एक ही वर्ण आएगा दैट इज द व, तो व से स्टार्ट है वकारस्य दंत ओष्ठ, याद रख लेना, इसमें सिर्फ एक ही वर्ण आएगा दैट इज व। और ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, वकारस्य आगे डैश लगा हुआ है और फिर उसको ऑप्शन के साथ मैच करना था, तो इसमें आप कौन सा वाला मैच करेंगे, दंत ओष्ठ। ठीक है, और ये भी आता है दंत ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है, वो है व। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स यही पूछा है। ठीक है, तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। इसी के साथ हमने क्या उच्चारण स्थान कंप्लीट किया वर्णों का। ठीक है, फिर से एक बार देखिए क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कंठ, कंठ से होने उच्चारित होने वाले वर्ण आ कुहू विसर्जनीय नाम कंठ है, आ कवरक ह और विसर्ग वाले वर्ण कहाँ से आते हैं, कंठ से आते हैं। उसके बाद तालु, ईचू यशा नाम तालु, ई चवरक और य और श कहाँ से आते हैं, तालु से आते हैं। उसके बाद मूर्धः, ऋतु रशा नाम मूर्धः, ऋतु रशा नाम मूर्धः, री वर्ण और ट वर्ग और र और श कहाँ से आते हैं, मूर्ध से आते हैं। उसके बाद दंत, दंत लरितु लसा नाम दंतः, लरी तवर्ग ल और स कहाँ से आते हैं, दंत से आते हैं। उसके बाद ओष्ठ, ओप धाम्नियानो ओष्ठो। ठीक है, उ
और आएगा इसमें पवर्ग। पवर्ग में कौन कौन से आते हैं? प फ ब ब म, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प फ ब ब म, ये किस में आते हैं? पवर्ग में आते हैं। उसके बाद नासिका, यम गणनम नासिका, जितने भी नेजल वर्ड्स हैं स्वर व्यंजन में, ठीक है, वो किस में आते हैं? नासिका से उच्चरित होते हैं। उसके बाद कंठ तालु, कंठ तालु से मिलके उच्चरित होने वाले वर्ण ए दे तो कंठ तालु, इसमें आएगा ए और ए ही आएगा। उसके बाद कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण ओ दो तो कंठ ओष्ठ, इसमें आएगा ओ और औ आएगा। उसके बाद दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ से उच्चरित होने वाला एक ही वर्ण है, वो है व, सूत्र क्या है? वकारस्य दंत ओष्ठम, ठीक है। विद दिस वर्णों का उच्चारण स्थान कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इनके सूत्र याद कर लेना, तो आप बाकी जो है सब कुछ आपको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो महेश्वर सूत्र और वर्णों का उच्चारण स्थान कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट टॉपिक इसका डिस्कस कर लेते हैं, वो है प्रयत्न, ठीक है। उसको भी ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, 5 मिनट में कंप्लीट।